हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आवर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मैग्नेटिक मूवमेंट बोल लो आप। ओके, नाउ जब आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो आप या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हो तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालने का क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ओके, वो कौन सा फॉर्मूला, वो ये है, स्पिन ओनली वैल्यू के लिए हम आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इज बोर मैग्नेटोमोटिव यूनिट। ओके, हमारे पास जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पिन ओनली वैल्यू। ओके, वेयर एन इज, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, बस इतना पता है हमको, उसके अलावा हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखते भी नहीं है, ये फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन हो भी जाते हैं। लेकिन आपने बुक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि क्या होता है आपका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो दोनों वो दोनों क्या करते हैं, मैच नहीं करते हैं। जो आपका एक्सपेक्टेड है और जो आपने कैलकुलेट किया मीन्स और जो आपका एक्सपेरिमेंटल आया वो क्या होता है, मैच नहीं करता। ओके, ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि आपके मैग्नेटिक मूवमेंट का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ही क्यों कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियॉन्स का क्यों नहीं कंसीडर करते। ओके, इन सब बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात पूछता हूँ आपसे। ओके, ना इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। अच्छा, जब से आपसे पूछता है कोई कंपाउंड देते हैं, सब्सटेंस देता है। ओके, नाउ सी आई हैव अ सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस के अंदर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। सी मैं एक एटम कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, एटम कंसीडर कर लिया, सब्सटेंस के अंदर एटम है। यू ऑल नो एटम के अंदर क्या होता है आपका गाइस, न्यूक्लियस होता है। ओके, ना और उसके अराउंड क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, उसको सराउंड करते हैं। गॉट इट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एंड दिस वन इज योर न्यूक्लियस। ओके, ना जब आपसे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू पूछता है तो आप खाली इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हो, आप न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू को कंसीडर क्यों नहीं करते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या रीजन है? आप अगर बीएससी फाइनल ईयर में हो या एमएससी में हो तो आपने एनएमआर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एनएमआर। एनएमआर क्या होता है आपका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके न्यूक्लियर की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप एनएमआर पढ़ते हो, एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करते हो तो उसके अंदर आप न्यूक्लियर की मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसीडर करते हो, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप बताते हो मैग्नेटिक मूवमेंट, उस केस में न्यूक्लियॉन्स को आप कंसीडर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? व्हाई इट इज सो? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, मैं बताता हूँ, वेट। सी देखो, होता क्या गाइस, आपका जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सी न्यूक्लियॉन्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। न्यूक्लियॉन्स में अभी खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूँ। गॉट इट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फाइन। नाउ हमें एक्सपेरिमेंटली, यू ऑल नो, जब हम एनएमआर पढ़ते हैं आपको पता होता है कि जो न्यूट्रॉन और जो आपका प्रोटॉन है उसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है आई, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब एग्जिस्ट करती है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो इसको कंसीडर क्यों नहीं करते? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया ना? अब देखो मैं बताता हूँ उसको क्यों नहीं करते कंसीडर। ओके, इसको मैं रब आउट कर देता हूँ एक बार। सी गाइस, होता क्या आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप मेरे को ये बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, ना आपका मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। गॉट इट। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है आपका, 1.674, लिटिल हैवियर। प्रोटॉन से जो न्यूट्रॉन होगा आपका बहुत
मतलब बहुत नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, हल्का सा हैवी होता है। ओके, यहाँ पर 6.672 है, यहाँ पर आपका 0.74 है। ओके, 0.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। गॉट इट, ये हमको मास पता है। ओके, नाउ जो मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो अप्रोक्सीमेटली 1850 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है वो 185 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। गॉट इट। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक मोमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is 10⁻³ times larger as compared to न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। गॉट इट। नाउ जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है वो कितना होता है, 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा एज कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का है एज कंपैरिजन टू द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। बात समझ में आया कि जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हम खाली इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर क्यों करते हैं? सो दिस इज द रीज़न, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो 185 टाइम अप्रोक्सीमेटली इतना हैवियर होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 10⁻³ टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसलिए इस वैल्यू के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स वाई हम किसको कंसीडर करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन को। आई होप ये समझ में आया आपको। ओके, ना इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। 1 2 3 चलो। नाउ अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। ओके, नाउ मैं एक एटम ले लेता हूँ। हमारे पास एटम में क्या होता है, मैं कोई एटम कंसीडर करता हूँ। ओके, नाउ एटम के अंदर मेरे पास होता है न्यूक्लियस। ओके, और इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन आपका, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। गॉट इट। नाउ जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल लो या ऑर्बिटल बोल लो, अकॉर्डिंग टू बोहर ये ऑर्बिट कंसीडर करके चलते हैं इसको। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। कैसे होगा, आप पहले ये समझो, इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन की दो मोशन है। पहली तो कौन सी है, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। गॉट इट। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सो ये क्या होगी, इसकी ऑर्बिटल मोशन होगी। दूसरा गाइस क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने स्पिन के एक्सिस के, अपने एक्सिस के अराउंड क्या होता है, स्पिन करता है। सी, अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक्सिस है, तो इसके अराउंड क्या करता है, स्पिन करता है, इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इधर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। इसका एक्सिस हो गया ऐसे। बात क्लियर हुआ? ये आपका इलेक्ट्रॉन है, कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट। नाउ तो कि दूसरी मोशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन बोल लो या स्पिन मूवमेंट बोल लो। ओके, गॉट इट। नाउ आपको पता है कि जब कोई आप, अच्छा ये बताओ, इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो। आप, हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है, जो हमारा अर्थ है, वो सन के सराउंड चक्कर लगाता है। ओके, अपना जो एक चक्कर है वो 365 डेज में कंप्लीट करता है।
और क्या होता है, हमारा जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है और अपना एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। तो सेम केस इलेक्ट्रॉन के साथ है। आप इस न्यूक्लियस को एज अ सन कंसीडर करो, इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है ये, ओके, और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अर्थ की तरह काम कर रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। गॉट इट? सो आप इसको इससे कंसीडर करो, ओके। नाउ आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वी ऑल नो, ओके। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उस चीज़ के, लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियस सी बात होगी। अगर आपका चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन जब वो मोशन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा इस आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके। समझ में आया? आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में करता है, डायरेक्शन में मूव करता है, तो कहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? मैंने आपको बताया चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहा है, तो कौन सी साइड में नॉर्थ पोल होगा, कौन सी में साउथ पोल होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी फिंगर्स को रखो, ओके। ना उसी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है, ओके, लाइक दिस, तो वो अपनी फिंगर्स को ऐसे रख के ऐसे करता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ, ओके। सो जिस डायरेक्शन में थंब होगा ना वो मेरा देगा साउथ पोल और एंटी में हो जाएगा नॉर्थ पोल। अभी क्या कर रहा, उल्टा कर रहा, उल्टा लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा है, तो इस केस में साउथ पोल यहाँ पर हो गया, नॉर्थ पोल यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ पोल अगर आपको बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हो, गॉट इट। जहाँ पर आपका थंब जाएगा, जहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उस एक्सिस में अपनी फिंगर्स को रखो, तो जो आपका थंब है वो क्या देगा, आपको साउथ पोल देगा, गॉट इट। सो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहां तक हुआ? चलिए इसको रब कर देता हूं मैं। ना मैं पहले 3D सीरीज की बात करता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की, ओके। आप सबको 3D सीरीज का तो आता ही होगा, अगर आप BSc फाइनल ईयर में तो ऑब्वियस सी बात है आ जाना चाहिए आपको, ओके। अब मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, 3D सीरीज, ओके। स्कैंडियम, गॉट इट। ये आपकी 3D सीरीज है। Z क्या होता है इसका, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ओके। नाउ मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ओके। सो क्या होता है, ऑर्गन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। 3D1, 4s2, गॉट इट। इसका हो जाएगा आपका ऑर्गन 18, 3D2, 4s2। मैं आप ऑर्गन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओके। नाउ 3D3, 4s2, 3D5, 4s2, ओके। इसको स्टार मार्क कर लो। सी आपको पता है कॉपर का और आपके क्रोमियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुल फील्ड स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ओके। नाउ क्रोमियम में 3D5, सी ऐसे होगा ना आपका 1 2 3 4 5। सो ये ऑर्बिटल कैसा आपका हाफ फील्ड है, इसलिए हाफ फील्ड होने की वजह से क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, ओके। जो इसको एक्सचेंज एनर्जी की फॉर्म में बात करते हैं कि ये ऐसे एक्सचेंज कर सकता है अपनी एनर्जी, ऐसे एक्सचेंज कर सकता है, ऐसे कर सकता है, गॉट इट। वो अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते अपन, ओके। नाउ लेकिन आप याद रखना कि आपका क्रोमियम का और कॉपर का एक्सेप्शनल केस होता है, ओके। नाउ इसको लो ऐसे ही 3D5, 4s2, 3D6, 4s2, 3D7, 4s2, 3D8, 4s2, ऑर्गन 3D10, ओके। 4s1, 3D10, 4s2, गॉट इट। क्रोमियम कहाँ गया, क्रोमियम है यहाँ पर 1 आएगा, ओके, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर है। सो क्रोमियम का और कॉपर का आप याद रखना क्या होता है, आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, गॉट इट। कॉपर और क्रोमियम का। नाउ आपसे अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। आपसे कोई पूछे मेरे को, आप
MnH2O6H+2+। ओके, इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, कैसे बताओगे? सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ओके, ना फिर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे। देखो कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम का? क्रोमियम का आपका आर्गोन 18 3d5 4s1। गॉट इट। ना फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का? मैंने आपको बताया था, स्पिन ओनली वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। ओके, वेयर n क्या आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो है क्रोमियम, हमें किसका मैग्नीज लेना है ना। अच्छा, क्रोमियम का केस ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्रोमियम कंसीडर कर लो आप, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ना क्रोमियम +2 आप जब लोगे तो क्या होगा? क्रोमियम +2 में आपके पास बच जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंसीडर करके चलता हूँ। ओके, तो बच जाएगा आपके पास 3d4 बच गया। ओके, ना आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? इसको अरेंज करो आप ऑर्बिटल के अंदर, जैसे करते आए हो। ये आपका d ऑर्बिटल है। ओके, ना +2 +1 0 -1 -2, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। गॉट इट। सो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई? यहाँ पर 4 आ गई। इस वैल्यू को उठा करके आप इसके अंदर रख देते हो। ओके, रखो। सो म्यू स्पिन ओनली क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। सो आपका n का वैल्यू कितना आया गाइस? 4 आया। ओके, सो रखो यहाँ पर 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24, दैट इज इक्वल टू 4.93, इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नब ये तो हुआ इसका केस। अगर आपसे पूछे कोई कॉपर NH3 हेक्सामाइन 2+, इसका बताओ म्यू स्पिन, तो आप बड़े आराम से बता दोगे। ओके, कैसे बताओगे? कॉपर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका? 4s1 3d10। गॉट इट। कॉपर +2 कैसा हो जाएगा आपका? एक यहाँ से जाएगा, ऐसे में से निकलता है पहला इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। d9 बच जाएगा। सो d9 की आप फीलिंग करोगे 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच गया? एक बच गया आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। सो n की वैल्यू हो गई आपकी 1। ओके, सो यहाँ से आपकी म्यू स्पिन वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस आपकी? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n का वैल्यू कितना आया? यहाँ पर 1 आया है। सो आप इसको रखो इसके अंदर। सो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू √3 1.73। Bm इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, सो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है जब आपसे कोई स्पिन ओनली वैल्यू पूछता है। ओके, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आपको ये पूरी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, 1 2 3 ले लिया। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी फॉर द टाइम बिंग। अभी एक और केस ले लेते हैं। ओके, ना बात कर लेते हैं अपन मैग्नीज H2O6 2+। गॉट इट। सो मैग्नीज का कितना होता है आपका? Z होता है आपका 25। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 3d5 4s2। गॉट इट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए Mn+2 स्टेज में है ना, यहाँ पर ये कौन सी स्टेट में है? +2 स्टेट में है। गॉट इट। सो Mn+2। सो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे तो क्या बच गया आपका? 3d5। अब इसको अरेंज करो आप लाइक दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। नाउ म्यू स्पिन, ओके, दैट गोना बी square root of n into n plus 2
दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35 दैट इज इक्वल टू 5.93। ओके, बहुत ही सिंपल था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है ना। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। ओके, आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक आपका काम है। आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख देना। सी कैसे, लेट मी शो यू हाउ। ओके, नाउ यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस साइड में मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। गॉट इट। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 होगा, ओके, तो मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.73। जब n की वैल्यू, n लिख लो यहाँ पर, जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2.73, 3 होगी तो 3.73। ओके, जब आपका 4 होगा तो 4.93, 5 के केस में 5.93। ओके, आपको ये कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, आपको खाली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू याद कर लो आप। सी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 3 4 4 5 5, उसके बाद पॉइंट के बाद 7 3 है, 9 3 है, वो कोई इशू नहीं है। बड़ी सिंपल सा है, मतलब याद करना कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार जल्दी से। 1 2 3 हो गया। चलिए मैं इसको रब आउट कर देता हूँ अभी। नाउ अब मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। ओके, नाउ जब ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट की गई, ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपने ये फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज कैलकुलेट की, सो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की और जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई, कुछ केसेस में वो मैच कर गई, बट कुछ केसेस में वो मैच नहीं की। अब वो कुछ में मैच की तो क्यों की, और कुछ में मैच नहीं की तो क्यों नहीं की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, देखो कैसे ना होता क्या है गाइस। आपका, मैंने आपको बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके, दूसरा होता है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। गॉट इट। नाउ 3D सीरीज में आपके पास क्या होता है, जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ओके, उसमें जो आपका मेटल आयन होता है, ओके, मेटल आयन आप ये कंसीडर कर लो। ओके, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, Mn हेक्सा एक्वा 2+। ओके, ना जो आपका मैग्नीज है, इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओके, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट। अभी हमने निकाला था ना। जब ये लिगेंड उसको अप्रोच करते हैं मेटल आयन को, सी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, ऐसा तो है नहीं है। आप कैसे बनता है, आप उसको पहले वाटर में डालते हो। मान लीजिए तो वाटर का केस लिया मैंने, अगर मैं यहाँ पर अमोनिया लगा देता, ओके, NH3 लगा देता, सो क्या होता है उस केस में गाइज, आपका पहले आपको वाटर में कंसीडर करना पड़ता है, देन आफ्टर आपको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, तब आपको कॉम्प्लेक्स बनता है, एज सच वो नहीं बनता। ओके, नाउ मैं इसको वाटर ले लेता हूँ दोबारा से। ओके, नाउ क्या होता है, जो इसके D इलेक्ट्रॉन है, D5 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके, तो जब वो ये आपका एटम है, ओके, इसके इलेक्ट्रॉन इसको सराउंड कर रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं। गॉट इट। नाउ जब लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं H2O डिफरेंट डायरेक्शन से, ओके, H2O क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मैं 6 को कंसीडर करूंगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। गॉट इट। सो क्या करते हैं लिगेंड, इसकी जो मूवमेंट है ऑर्बिटल मूवमेंट, इसकी जो ऑर्बिटल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, उसको क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑर्बिटल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ओके, और अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं या मोर टेक्निकली वर्ड में बोलूं तो इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं गाइस, क्वेंचिंग। क्वेंच कर देते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं
इसलिए क्या होता है, उसका कंट्रीब्यूशन जो क्या है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, नाउ नेग्लिजिबल कहने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके पास म्यू एस प्लस एल दैट इज इक्वल टू 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फाइनल। ओके, नाउ एल क्या है यहाँ पर, एल आपका होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, और एस क्या होता है आपका, एस होता है आपका स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। गॉट इट। ना होता क्या है, जब आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आपके पास ये होता है, ये स्पिन के लिए है और ये ऑर्बिटल मूवमेंट के लिए। हमारे पास दो तरीके की मूवमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये है। ओके, लेकिन हम 3D में क्या, जो 3D सीरीज कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या कंसीडर करते हैं, म्यू स्पिन ओनली वैल्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू योर स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। या एक ही बात है, इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो 4s इंटू एस प्लस 1। ओके, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशंस थी वो लिगेंड ने क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्वेंच कर दिया। सो जो एल की वैल्यू है यहाँ पर ये नेग्लिजिबल हो जाती है। गॉट इट, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ओके, फिनिश हो जाती है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं, खाली स्पिन ओनली वैल्यू कंसीडर करते हैं। इसलिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ये वाला। सो पहला बात समझ में आया कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में हम लोग खाली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को क्यों कंसीडर करते हैं। गॉट इट, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल मोशन क्या है वो क्वेंच हो जाती है। ओके, क्वेंचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम ये फॉर्मूला क्यों लेते हैं, ये क्यों नहीं कंसीडर करते। ओके, नाउ इस पे भी आएंगे अभी। पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड हुआ आपको कि जो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा था, इसकी जो ऑर्बिटल मोशन थी, उसकी जो मूवमेंट थी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी ने, लिगेंड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, सी आप लोग उस पे वर्ड्स पे क्या कहते हैं उसको, मटेरियल का वो मत करो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसका पूरा जो 4-5 पेज का नोट्स है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। पहले तो हो गया 1 2 3, चलो। नो गाइज, मैं क्या कह रहा हूं आपने को, आपने ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया। ओके, आपने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट की मैग्नेटिक मूवमेंट। 3D की बात चल रही है अभी, है ना, 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूं अभी। सो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 बोल लो, या फिर क्या बोल लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4s इंटू एस प्लस 1। बात एक ही है। ओके, नाउ हमने क्या किया, जब ये फॉर्मूला लगा करके वैल्यू कैलकुलेट की, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की म्यू की, म्यू स्पिन कैलकुलेटेड। ओके, जो हमने कैलकुलेट की, और ये हमारे पास आई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, सी मैं डेटा पे नहीं जाने वाला हूं क्योंकि डेटा आपको बुक्स के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके, नाउ जब हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की तो ये वैल्यू मैच कर रही थी। ओके, जो स्पिन वाले फॉर्मूले से हमने सब्सटेंस की मैग्नेटिक मूवमेंट मैच की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, तो दोनों मैच कर रही थी आपस में। ओके, बट कुछ केस ऐसे थे जहां पर ये वैल्यूज मैच नहीं कर रही थी। बात समझ में आया। हमने एक्सपेरिमेंटली कोई जो गोइज मेथड होता है जिसमें आप मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का कैलकुलेट करते हो। ओके, तो वहां से हमने वैल्यू कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंटली, और थ्योरेटिकली हमने स्पिन वाला फॉर्मूला लगा करके वैल्यू कैलकुलेट की। सो वैल्यूज मैक्सिमम केसेस में मैच कर गई। ओके, लेकिन कुछ केसेस में वो वैल्यू मैच नहीं की। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन था कि उस केस में हमारा जो स्पिन ओनली वैल्यू था और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो मैच नहीं किया। नाउ देखो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें किसका कंट्रीब्यूशन आ गया, ऑर्बिटल का। गॉट इट, क्योंकि हमारे पास
एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का? एग्जैक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास भाई यही है ना, 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस l इंटू एल प्लस 1। गॉट इट? ये फॉर्मूला हमारे पास एग्जैक्ट, क्योंकि हम ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, ये वैल्यू को हम खत्म कर देते हैं और इस वैल्यू को लेकर के हम वैल्यूज निकालते हैं और फिर हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। गॉट इट? लेकिन कुछ केसेस में क्या वो मैच नहीं किया। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कुछ केसेस में। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस केस में, इन केसेस में क्या क्या डिसाइड किया कि जो ऑर्बिटल मोशन है वो पूरे तरीके से क्वेंच नहीं होती है, पार्शियली क्वेंच होती है। कैसे क्वेंच होती है? पार्शियली। ओके ना, अब ये पता कैसे लगेगा कि किसके अंदर ऑर्बिटल मोशन है या किसके अंदर ऑर्बिटल मोशन नहीं है? सी, क्वेश्चन तो आ गया ना। सी, आप लोग कंसीडर करो, आपके पास D1 से D10 तक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे। मान लो आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कितने? ओके, डी में तो 5 ही अनपेड होंगे मैक्सिमम। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो पहले तो, D1 to D10। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसके अंदर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? ओके, क्वेश्चन खड़ा हो गया। क्या क्वेश्चन खड़ा हो गया कि हमारा जो ऑर्बिटल का कंसीडरेशन है वो हमें कब करना है और कब कंसीडर उसको नहीं करना है। ओके, सो मैं आपको बताता हूं कि कब आपको ऑर्बिटल मोशन कंसीडर करना है, कब नहीं करना। ओके, इसको मैं रब आउट कर देता हूं पहले। गॉट इट? इसमें कुछ है नहीं है नोट डाउन करने वाला। ओके, अब देखो, हम ऑर्बिटल मोशन को तब कंसीडर करते हैं। ओके, लिखो इस बात को पहले तो, अब लिखने की बारी है थोड़ा सा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन लिख लो आप, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, कब होगा? लिखो इसको पहले, व्हेन, या ऐसे लिख लो, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट is considered in those cases where the orbital which carry the electron can be, एक बार लिख लो फिर इसका मतलब समझाता हूँ, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट शेप, साइज एंड एनर्जी। अब देखो कहानी लिख लिया ये, इसका मतलब देखो, आपको जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है कब कंसीडर करना है? आपको तब कंसीडर करना है जब जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। ओके, जब ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, आपको उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कब कंसीडर करना है? जब उस ऑर्बिट को हम दूसरे ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं? रोटेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बाय रोटेशन लिख लो यहाँ पर, बाय रोटेटेड लिख लो, या बाय रोटेटेड अराउंड एन एक्सिस। सी, बात को समझो। मान लो मेरे पास ये कोई ऑर्बिटल है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसका एक मेरे पास ये ऑर्बिटल है, ऐसे कंसीडर करो। ओके ना, अगर मैं इस ऑर्बिटल को 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं, इस ऑर्बिटल को 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं मैं, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो उस केस में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ऑर्बिटल का वो कंसीडर करना है।
मैं रिपीट करता हूँ बात को, आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कब कंसीडर करना है? आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तब कंसीडर करना है जब आप एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल में क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सिंपली बाय रोटेशन, ओनली रोटेट करके अराउंड एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड आप उसको रोटेट करके दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो इक्विवेलेंट होगा ऑलमोस्ट शेप में, आप कंपेयर कर सकते हो, डबल शेप है, ओके, और पी का ऑर्बिटल है तो एनर्जी भी सेम ही होगी ऑलमोस्ट, ओके। सो ये बात समझ में आई, गॉट इट। नाउ इसकी 3 कंडीशन आपकी क्या क्या है, ये कंडीशन तो है, इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं, इसको रब कर दूं मैं, कुछ है नहीं ऐसा चाहिए, ओके। देखो 3 कंडीशन क्या क्या है, पहला तो है द ऑर्बिटल्स शुड बी इक्विवेलेंट इन शेप, साइज एंड एनर्जी, ओके। कि जो ऑर्बिटल्स है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक दूसरे में, सो उनकी जो एनर्जी, शेप और साइज कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल should not have the same स्पिन वैल्यू, सेम स्पिन लिख लो, ओके, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझेंगे, ओके। नाउ सी मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो अगर ये इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इस केस में आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसीडर नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर सकता है, ओके, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। आप अभी लिख लो, अभी कंफ्यूज मत हो इसको, क्योंकि मैं अगर अब बताने लगूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरे, ओके। सो इन 2 पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कि ये रोटेशन का मतलब क्या है, कैसे आप रोटेट करते हो, ओके। मैं डी, क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं डी ऑर्बिटल को कंसिडर करूंगा, ओके। सो आई होप आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो जल्दी से, हो गया 1 2 3। चलो अब देखो, आपको पता है आपका जो डी ऑर्बिटल होता है, आपका डी ऑर्बिटल कितने तरीके का होता है, बेसिकली 5 का, ओके। देखो डी ऑर्बिटल की शेप देखो, पहले किसकी बात करते हैं अपन, डी ऑर्बिटल, यू नो 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, सेकेंड वन इज डी वाई जेड, थर्ड वन इज dzx, fourth one is dx square y square, and the fifth one is dz square, okay। ना 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके डी में, 5 टाइप्स के होते हैं। अब मैं 1 बाय 1 की शेप ड्रॉ करता हूँ, ओके। आप बुक में देख लो उसकी कैसे बनाते हैं इसको, पहले मैं इसका और इसका कैसे डिस्कस करता हूँ, ओके। ना मैं पहले dxy बनाता हूँ, dxy, ओके। नाउ ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, सी दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओके। नाउ ये x y है तो क्या होता है, इन बिटवीन होता है, ओके। कहाँ पर होता है, इन बिटवीन x एंड y एक्सिस, लाइक दिस, गॉट इट। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे कर लो आप, नेगेटिव पॉजिटिव, गॉट इट। नाउ ये तो हो गया डी एक्स वाई। अब डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर देखो कैसे बनेगा, ओके। अराउंड एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहाँ पर, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है, ओके। लाइक दिस, गॉट इट। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, सो दिस वन इज योर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ओके। नाउ अब इनमें एक रिलेशन देखो आप, अगर मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूं, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं इसको सी, 2 एक्सिस तो हो गए, x y और z हो गया आपका ये वाला एक्सिस, गॉट इट। ये क्या हो गया, z एक्सिस, x y और z आप ऐसे, ओके, ऐसे कंसीडर करो। नो अगर मैं यहाँ पर z एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करता हूँ 45 डिग्री में,
तो क्या ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? 45 डिग्री रोटेशन, खुद सोचो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको सी, देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 है। गॉट इट। नाउ मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। ये वाला था आपका ऑर्बिटल, आप इसको कंसीडर करो, इधर बना देते हैं, स्पेस ज़्यादा है। ओके, नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, नाउ मैं इसको बना लेता हूँ। ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ओके, नाउ मैंने क्या बोला, मैं इसको 45 एंगल पे रोटेट कर रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने z एक्सिस लिया। ओके, नाउ z एक्सिस लेकर के मैं इसको 45 पे रोटेट करता हूँ, तो इसकी फॉर्म कैसी हो जाएगी? ये ऐसा बन जाएगा गाइज। मैं डॉटेड से दिखाऊंगा इसको। ओके, बात समझ में आया? मैंने जब इसको रोटेट किया 45 डिग्री पे, जब ये पूरा एंगल 90 का आया, सो ये एंगल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, ओबवियसली बात है 45 का होगा। सो जब मैं इसको 45 पे रोटेट कर रहा हूँ अराउंड z एक्सिस, सो ये क्या हो गया? ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, जो ये वाला लोब है यहाँ पर चला गया, डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है। नाउ अब इस डॉटेड वाले को और इसको कंपेयर करो, क्या ये आपका dxy नहीं है? समझ रहे हो? जब अब मैंने इसको 45 पे रोटेट किया, सो किस में कन्वर्ट हो गया? dxy में। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जो dxy है और dx माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन देंगे। ओके, ये जो मैं केस कर रहा हूँ, ये किसका केस डिस्कस कर रहा हूँ? फ्री मेटल आयन, फ्री मेटल आयन। ओके, मतलब कोई लिगेंड नहीं है। व्हाट इट, मेटल जो आपका उस पर कुछ चार्ज है एंड उसके पास कोई लिगेंड नहीं है। ओके, गॉट इट। इस बात को लेके चलना, जो आपके 5 के 5 डी ऑर्बिटल है वो कैसे हैं? डीजनरेट है। क्या बोलेंगे? डीजनरेट, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। गॉट इट। नाउ डीजनरेट का मतलब क्या? सबकी एनर्जी इक्वल है। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मींस इक्वल प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की किसी भी ऑर्बिटल में। ओके, नाउ अब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन लिखा कि dxy और dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हम कर सकते हैं बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस सॉरी 45 डिग्री। ओके, ना अब मैं बात करता हूँ, दो ऑर्बिटल हो गए मेरे, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं dz2 की बात करता हूँ। ओके, ना dz2 कैसे बनेगा? देखो आप, ये आपका z एक्सिस है। ओके, दिस इज z एक्सिस, दिस इज अदर एक्सिस। ओके, इसको यहाँ से मैं अंदर से कर देता हूँ रब थोड़ा सा, और ये होता है गाइस आपका dz2 ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल होता है? dz2। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये होती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखा कैसा बना है dz2? तो 3 ऑर्बिटल हो गए मेरे। ना इसकी और इसकी बात करते हैं। ओके, इसको यहाँ पर बना देते हैं, इसको यहाँ पर बना देते हैं। पहले बना लेते हैं हम लोग yz, दिस इज y एंड दिस इज z। ओके, yz, गॉट इट, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, नाउ ये आपका क्या हो गया? dyz। अब क्या बचा? dzx। ओके, zx, dzx। ओके, ना अब देखो,
डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इनको मैं आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इंटर कन्वर्टेबल है। ओके 45 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया, सो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। नाउ सेम वे अगर मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट करूँ तो ये बन जाएगा। ओके सो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। इतना बात समझ में आया। सो इसका मतलब ये भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा, ये भी देगा। इधर मैं लिख लेता हूँ, एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जब बोल रहा हूँ मैं मैग्नेटिक मूवमेंट के रिस्पेक्ट में बात करना। ओके सो आपका कौन कौन देगा, डी एक्स वाई देगा, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर देगा, दो तो कंफर्म हो गए ना। इसको देखो आप डी जेड टू को, अगर आपको इसको कैसे भी कहीं से भी रोटेट कर लो, क्या आप इन चारों में से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर तो दो ही लोब है, इसके अंदर भी 4 लोब है, इसके अंदर 4 लोब है, इसके अंदर भी 4 लोब है, इसके अंदर भी 4 लोब है। ओके सो आप इसको किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर लो, कितने भी एंगल पे कर लो, ये इसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते दूसरे ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर हुआ? सो डी जेड टू का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके नाउ कम टू द दिस वन, इनको हम इजिली कर सकते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट। सी अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके इन द सेम वे अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ अराउंड वाई एक्सिस, तो ये भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। ओके प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाता हूँ मैं चीज़ आपको। नाउ इसको देखो आप, ऐसे कंसीडर करो आप इसको। ओके नाउ सी दिस इज एक्स एक्सिस, थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ आपको मैं। ये आपका z एक्सिस है। ओके ये आपका y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस। ओके ये ऐसा है, गॉट इट? ठीक है, इसको ना एक काम करते हैं अपन, यहाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको सेम रखते हैं। यहाँ पर मैं z कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं x कर देता हूँ। ओके ना अब देखो z हो गया, गॉट इट, लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो गया मेरा, x एक्सिस ऊपर, z ये, और ये हो गया y। इसमें बाहर की तरफ जो y है और इसमें क्या x है। ओके गॉट इट, ये समझ में आया ऐसे? ओके इनको आप ऑर्बिटल कंसीडर कर लो, लोब कंसीडर कर लो। ओके नाउ जब मैं इसको रोटेट करूंगा इसके अराउंड, इसके x एक्सिस के अराउंड जब मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे लाइक दिस, सो क्या कन्वर्ट नहीं हो जाएगा एक दूसरे में? ये समझ में आ रहा है ना? ये पहले ऐसे था आपका, जब मैं इसको एक्सिस के अराउंड रोटेट करूंगा लाइक दिस, सो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया आपको। ओके मैं क्या बोला, ये आपका पहले ऐसे था। ओके नो जब मैं इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, सो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। इन द सेम वे अगर आप इसको करते, अगर ये ऐसे रहता, अगर आप इसको करते तो ये भी कन्वर्ट हो जाता। इसका मतलब अब हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। ओके आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। सो ये क्या है, इनको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कितने रोटेशन पे, 90 डिग्री के रोटेशन पे। सो आपका डी वाई जेड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और डी जेड एक्स भी। ये बात थी फ्री मेटल आयन की। किसकी बात थी? फ्री मेटल आयन, कोई लिगेंड नहीं था। आई एम सेइंग ओवर एंड अगेन कि ये किसका केस था? फ्री मेटल आयन का, कोई भी लिगेंड नहीं था आपके पास। तो उस केस में आपका क्या निकल के आया कि आपका डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये चारों ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट देते हैं, डी जेड टू नहीं देता है। इतना क्लियर हुआ? मैंने आपको दिखाया भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 रूल दिखाए थे कि उनकी जो, जब हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे में, उनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। गॉट इट? क्योंकि हमारा डी ऑर्बिटल कैसा है? डीजनरेट है, कोई लिगेंड नहीं है, सबकी एनर्जी बराबर है ना। शेप भी आप देख सकते हो, सबकी शेप भी बराबर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 5 में से आपके 4 ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। 1 2 3 हो गया। चल अब देखो, अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं हमारे लिगेंड को भी कंसीडर करते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स की।
ओके, क्या होता है हमारा, when ligand approach metal ion, जो डीजनरेसी क्या हो जाती है, स्प्लिट होती है, डीजनरेसी ऑफ मेटल आयन गोट स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल। ओके, सी इसका मतलब देखो क्या है, आपका ये डी ऑर्बिटल था। ओके, ये आपका डी ऑर्बिटल था, ये कैसा था, फ्री मेटल आयन के केस में, फ्री मेटल आयन। ओके, ना जब लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं तो ये स्प्लिट अप हो जाता है 2 पार्ट्स में। ओके, ना फर्स्ट वन इज योर Eg एंड सेकेंड वन योर T2G। ओके, T2G, ये किसकी बात है आपकी, ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ना टेट्राहेड्रल में क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल में होता है, इसका रिवर्स केस हो जाता है ना, ये ऑक्टाहेड्रल का केस था। टेट्राहेड्रल में क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल में आपका होता है, ये होता है आपका E, ये होता है T, G हट जाता है क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं कंसीडर करते हैं। ये किसका केस है आपका, टेट्राहेड्रल। गॉट इट। नाउ अब देखो ये कौन से होते हैं, Eg में कौन कौन सा होता है आपका, Eg में होता है आपका dz2 एंड dx² माइनस y²। ओके, ये होता है आपका dxy dyz dzx। इतना क्लियर हुआ। इन द सेम वे इसमें भी होता है। ओके, नाउ अब देखो जैसे ही लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया, ओके, उसकी डीजनरेसी खत्म हो गई। नाउ डीजनरेसी खत्म हो गई तो सबकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग हो गई। ये क्या आपका बैरी सेंटर है, इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई और इन 2 की बढ़ गई। ओके, नाउ मैंने आपको बिल्कुल जस्ट 2 मिनट पहले बताया है कि आपका dz2 dx² माइनस y² dxy dyz एंड dzx, ये 4 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, ये आपका नहीं दे रहा था। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर रहे थे और इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते थे, हमने करके भी दिखाया है। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या थी, उनकी शेप और साइज कैसे होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, और जो उनका एनर्जी अभी है वो कैसा होना चाहिए, एनर्जी भी ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। सी यहाँ पर देखो, ये आपका dxy है, ये आपका dx² माइनस y² है। सो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया, नहीं हो गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई और इसकी एनर्जी कम हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसका एनर्जी dx² माइनस y² का इंक्रीज कर गया और dxy का डिक्रीज कर गया, इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया। ना एनर्जी डिफरेंस जब क्रिएट हो गया सो हम dxy को, जिसको हमने कन्वर्ट किया था dx² माइनस y² में, वो हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारा रूल वॉयलेट हो गया। रूल वॉयलेट कैसे हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ गया। ओके, तो अब देखो क्या कंडीशन बन गई, वो तो फ्री मेटल का केस था, ये वाला केस किसका था आपका, फ्री मेटल का। ओके, फ्री आयन था। जब लिगेंड की प्रेजेंस में तब क्या हुआ आपका, तब ये तो कर ही नहीं रहा है, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। गॉट इट। सो बचे कितने आपके पास, ये 2, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी तो बराबर है इसलिए ये दोनों तो कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो इसका क्या मतलब, आपके 2 ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज dyz एंड dzx। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, नाउ मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप कंपाउंड को देखते ही बता दोगे कि किसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या किसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। सो चलिए गाइज अभी देखते हैं कि कौन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा मैग्नेटिक मूवमेंट का और कौन नहीं देगा। ओके, नाउ 1 बाय 1 सबका केस लेके चलते हैं हम लोग। पहले हम D1 से शुरू करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप एक टेबल बना लो ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ,
पहला आप कंसीडर करो D1, सेकंड केस D2, थर्ड D3, फोर्थ D4, फिफ्थ D5, सिक्स्थ आपका D6, नौ सेवन्थ आपका D7, एट्थ आपका D8 और नाइन्थ आपका D9। ओके, इसकी बात कर लेते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं पहले। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता ऑक्टाहेड्रल भी फर्दर टू टाइप्स का होता है, हाई स्पिन और लो स्पिन। ओके, सो यहां पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये आपका हाई स्पिन got it, and this one is your low spin। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए एक साइड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। got it, एक हाई स्पिन ले रहे हैं, दूसरा लो स्पिन ले रहे हैं। ओके, नाउ इधर मैं लिखूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन और इधर मैं लिखूंगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट एक्सपेक्टेड। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि कौन देगा या नहीं देगा ऑर्बिटल मोमेंट। ओके, नाउ D1 की बात करते हैं। हाई स्पिन में D1 कहां जाएगा आपका? T2G में। ओके, ऐसे बनेगा ना भाई आपको ऑक्टाहेड्रल का, ये बनेगा आपका EG और ये बनेगा T2G। ओके, सो जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? T2G में जाएगा। सो T2G1। ओके, नाउ ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव कर सकता है। ओके, आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका सिखाता हूँ कैसे निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, क्योंकि ये डिजनरेट लेवल है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी। गॉट इट? सो ये एक्सपेक्टेड है, ये देगा, इसकी एक्सपेक्टेड है। ओके, नाउ T2G देखो, T2G दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भरोगे D2 में वो यहाँ पर जाएगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखने की। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है दूसरे वाला? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर भी जा सकता है। बात समझ में आया? आपको कुछ नहीं देखना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बताने के लिए आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ पर जा सकता है। सो ये भी एक्सपेक्टेड है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? T2G थर्ड, तीसरा इलेक्ट्रॉन। नो, अब देखो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा उठ करके, इन दोनों में से किसी में भी, मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के बीच वाला यहां पर आ गया। यहां पर समझा दूं थोड़ा सा, है ना? इधर समझा देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं आपको। क्या इसके अंदर एक्सपेक्टेड होगा कि नहीं होगा, आपको ये बताना। ओके, ये क्या आपका T2G है। गॉट इट? नाउ क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? मान लो कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां से यहां पर चला गया, बट इसने तो क्या कर दिया? हमारे रूल्स को वॉयलेट कर दिया है ना। जो हमारा रूल कहता है, हुंस रूल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। ओके, या फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाओ। an orbital have maximum 2 electron and they must have the opposite spin। ओके, तो इसकी स्पिन तो क्या होगी? सेम हो गई, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, नाउ कम टू द D4। इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G3 EG1। कहाँ गया? EG1 में। EG1 में हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? EG1 में होता है आपका DZ2 और dx² - y²। ओके, वो लेकिन वो तो क्या है, उनको तो हम रोटेट कर ही नहीं सकते एक दूसरे के अंदर। DZ2 को तो मैंने बताया था, उसको तो आप ट्रांसफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकते। dx² y² को हम dxy में कन्वर्ट कर सकते थे, बट जैसे लिगेंड आए उसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो उसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के अंदर, तो उसका भी एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, नाउ T2G D5 पे आओ। T2G3 एंड EG2, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरो यहाँ पर,
वो भी नहीं करेगा। ओके, नाउ इस पे आओ D6 पे, T2G4 EG2। ओके, नाउ ये क्या केस बना आपका, ये ऐसा केस बना है, ये आपका EG है, ये आपका T2G है, EG T2G। ओके, लो स्पिन की बात कर रहा हूं तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरो 1 2 3 4 5, ठीक है। सिक्स्थ कहाँ जाएगा आपका, सिक्स्थ यहाँ जाएगा विद ऑपोजिट स्पिन। नाउ अब देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है सिक्स्थ, बिल्कुल कर सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है। नाउ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है इसका मतलब क्या, हम उसको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ड्यू टू ऑर्बिटल वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा। समझ गए, बस इतनी सी बात याद रखो कि आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखनी है। जब इलेक्ट्रॉन EG के अंदर आएगा वो तो बिल्कुल नहीं देगा, पहली बात तो ये याद रखना। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन EG में आया वो नहीं देगा मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन जब वो T2G की बात आएगी तो T2G में आपको क्या देखना है, क्या वो मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर भी जा सकता था। ओके, सो इसलिए इसमें एक्सपेक्टेड होगा, इसको रब कर देता हूँ मैं, इस केस में ये एक्सपेक्टेड होगा। ओके, नाउ कम टू दिस वन, इसमें क्या होगा आपका T2G5 EG2। क्या केस बनेगा इसका, बनाओ केस, ये हो गया EG, ये हो गया आपका T2G। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, सो 1 2 3 4 5। ओके, 6 जाएगा इधर, 7 जाएगा इधर, अभी भी एक जगह स्पेस खाली है, सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता है, मूव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर सकता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट देगा ड्यू टू ऑर्बिटल। नाउ कम टू D8। D8 में क्या करोगे, इसको इसी से लिखते हैं, T2G6 EG2। ओके, इलेक्ट्रॉन अगला कहाँ भरेगा, यहाँ पर। अब ये कंप्लीट हो गया, फिल हो गया, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में कितने हैं, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, अगर ये उठ करके यहाँ पर जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये भी केस आपका नहीं देगा। नाउ कम टू फाइनल वन, T2G6 EG3। EG में मैंने बोला जैसे ही आएगा वो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसमें हम ऑर्बिटल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये तो था आपका केस हाई स्पिन का। ओके, नाउ कम टू द लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। इधर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, कॉन्फ़िगरेशन, और इधर मैं लिखता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, नाउ पहला केस होगा T2G1, बिल्कुल सेम ही ऑक्यूपाई करेगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। ओके, सबसे पहला केस करो T2G1 का, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है तो करेगा। T2G2 पे जाओ, करेगा, बस कुछ नहीं करना है, यहां तक तो केस सेम ही चलेगा T2G3 तक। ओके, T2G3 करेगा, बिल्कुल करेगा। ना जब आप 4th इलेक्ट्रॉन डालोगे, ये आपका है d ऑर्बिटल। ओके, ये आपका T2G है, ये EG है। ओके, आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 1 2 3, थर्ड में नॉट एक्सपेक्टेड था ना, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नो कॉम्प्लेक्स कैसा आपका लो स्पिन है, सो लो स्पिन में क्या होती है, पेयरिंग है, आना तो यहाँ पर चाहिए था लो स्पिन में, ये आपको पता ऑलरेडी, आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, तो वहाँ पर कैसे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, चला गया। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या ये मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये भी इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। व्हाट इट, 2 स्पेस है ना खाली यहाँ पर। सी देखो, इसका स्पिन भी ऊपर की तरफ है, इसका स्पिन भी ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका नीचे की तरफ है, लाइक दिस। सो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, तो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, सो जो आपका T2G4 है उसके अंदर क्या है, एक्सपेक्टेड है। ओके, नाउ इन द सेम वे, इसको हटा देते हैं अभी, इन द सेम वे में बात करता हूँ T2G5 की। ओके, इसका भी एक्सपेक्टेड होगा, बना के देखो कैसे। वन 2 3 ओके 4 5, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है,
लो स्पिन है तो पेयरिंग हो जाएगी। ओके, पेयरिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर। अब भी एक स्पेस खाली है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है। सो इसके अंदर क्या होगी, एक्सपेक्टेड होगी। नाउ कम टू द T2G6, 6 इलेक्ट्रॉन और भर दो इसके अंदर, कंप्लीट फिल हो गया। तो क्या एक्सपेक्टेड होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। या फिर ये इधर जाएगा तब भी 3 हो जाएंगे, तो ये क्या है, नॉट एक्सपेक्टेड। ना जब 7th इलेक्ट्रॉन भरोगे वो कहाँ पर जाएगा, ई में जाएगा। ईजी में तो आपका पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके, T2G6 EZ1, आगे तो किसी का होगा ही नहीं। 8th में चले जाओ, T2G6 EZ2, इसमें भी नहीं होगा। 8 हो गए, 9वां देखो T2G6 EZ3, नहीं होगा। ओके, यही तो होगा ना, 7th यहाँ पर आएगा, 8th यहाँ पर आएगा, 9th यहाँ पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका इजी में एंटर करेगा उसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि उस केस में हम ऑर्बिटल को इंटर कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते बाय रोटेटिंग थ्रू एन एंगल। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, सो ले लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3 हो गया। चलो अब मैं बात करता हूँ टेट्राहेड्रल की। किसकी बात करता हूँ, टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में तो आपका कैसा बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, आप सबको पता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड भी उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, और क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग जो होती है उसकी वो लेस होती है, इसलिए उसमें कैसे बनते हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इसको रब कर देते हैं, तो करना ही पड़ेगा। चलो अब किसकी बात करते हैं, टेट्राहेड्रल की। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ टेट्राहेड्रल में क्या होता है आपका, रिवर्स होता है उसका। T2 आपका ऊपर होता है और E आपका नीचे होता है। ओके, नाउ जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर तो लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड। ठीक है, नो पहला केस लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जो आप डालोगे वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा इजी में, गया EZ1। और मैंने आपको बताया जैसे इलेक्ट्रॉन इजी में गया, इजी नहीं ई आएगा, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है ना इसके अंदर। सो E1, तो जैसे ई में जाएगा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन लो, दूसरा भी E2 में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो जैसे E2 में गया कंट्रीब्यूशन 0। गॉट इट। नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, 2 इजी में पहला T2 यहाँ पर जाएगा। T2 में तो देता है, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, सो इसकी एक्सपेक्टेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, E2, T2 ट्वाइस। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डालोगे, यहाँ पर, क्या ये मूव कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पर जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। नाउ कम टू हियर, E2, T2 5। अब देखो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये उठ करके यहाँ पर जाएगा, दोनों की स्पिन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये नहीं देगा। नाउ कम टू 6, EZ3, T2 3। तो 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे, कहाँ पर डालोगे, यहाँ पर। इजी में तो आएगा इलेक्ट्रॉन, वो तो देगा नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आओ, E4, T2 3, ये भी यहाँ पर आएगा E में, सो नॉट एक्सपेक्टेड, क्लियर कट है। ओके, अगला कैसे आएगा, E4, T2 4। अगला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, स्पेस है। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट है, सो ये एक्सपेक्टेड होगी। नाउ कम टू हियर, EZ4, T2 5। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सो एक्सपेक्टेड है। बात समझ में आया,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, 1 2 3। सो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल का भी बता दिया और टेट्राहेड्रल का भी बता दिया कि किस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपका पॉसिबल होगा या किसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, नाउ अब देखो ये सारी कहानी समझ में आ गई। आपको क्या देखना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखनी है। अगर आपको किसी से कोई पूछे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कौन देगा या नहीं देगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इजी में आ रहा है तो देगा नहीं, ठीक है, अभी तक ये बताता आया हूं। अगर T2 या T2Z में आएगा तो आपको उसकी मूवमेंट देखनी है। सी लाइक दिस, अगर पहला इलेक्ट्रॉन है, क्या ये मूव कर सकता है? हाँ मूव कर सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पर लूँ, क्या मूव कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ तब क्या हो गई, एक दूसरे में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पर चला गया ऐसे तो दोनों की स्पिन पैरेलल हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ अगर मैं नीचे वाले में डालूँ ऐसे, इसका स्पिन ऑपोजिट कर दूँ, तब ये मूव कर सकता है। इस केस में मूव कर सकता है, इस केस में मूव नहीं करेगा। सो ये कहानी थी इसकी कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कौन देगा कौन नहीं देगा। ओके, नाउ ये तो बात हुई, इसको अपने नोट कर लिया। जब हमने कंपेयर किया निकल प्लस टू के जो कॉम्प्लेक्स थे, ओके, इसका हमने वैल्यू कैलकुलेट किया। इसका कैलकुलेटेड वैल्यू सपोज करो 2 पॉइंट समथिंग आया, 2.8 आया, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल आया, वो आया आपका 3.2। तो आपसे पूछेगा रीजन बताओ क्या है इसका, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, नाउ निकल का आपको पता है कितना होता है, D8 होता है ना, 4s2 3d8। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका, हाई स्पिन, सॉरी कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है। सो जब आप निकल प्लस 2 का निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, डी में कितना बच जाएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं देगा? इसमें तो आएगा ही एक्सपेरिमेंट वैल्यू 8 आ गया ना आपका, D8 हो गया। तो निकल प्लस 2 में आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं देगा, तो आप क्या कहोगे? नहीं देगा। गॉट इट? नाउ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताता हूं आपको मैं। वो इंटरेस्टिंग केस क्या है आपका, कॉपर प्लस 2 कॉम्प्लेक्स का। कॉपर प्लस 2 का सीधा क्वेश्चन आया था एक बार आपका नेट में, आई गेस जून में आया था, जून या दिसंबर 2016 में आया था। ओके, कॉपर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल। कैलकुलेटेड इसका आता है अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास, 3 मान लो चलो, है ना, मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मैं इसे कंसीडर करके चल रहा हूँ। और एक्सपेरिमेंटली इसका आया था 4.8 के आसपास। इन द सेम वे क्रोमियम का कैलकुलेटेड तो आया था आपका 3 के आसपास, और आपका एक्सपेरिमेंटल उससे भी लो आया था। ओके, मान लो 2 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? कॉपर प्लस 2 देखो पहले आप, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d10। ओके, इसको मैं रब कर दूं साइड वाले को, आई होप आपने नोट कर लिया है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, आई थिंक सो, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट डजेंट मैटर। ओके, ये आपका कॉपर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो कॉपर प्लस 2 का क्या होगा गाइस, आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक ऐसे जाएगा एक इससे जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3d9। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, OH ऑक्टाहेड्रल। तो इसको ड्रॉ करो आप, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है आपकी, 3.1। एक्सपेक्टेड कितनी है, एक्सपेरिमेंटल 4.8। तो क्या ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा कॉपर D9? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देगा? ये आपका इजी है, ये T2Z है। नो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पर जा रहा है, इजी में। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इजी में। इससे तो कुछ होगा नहीं, तो कंप्लीटली फील्ड है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन इजी में है, और इजी में मैंने बोला था जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होगा आपका कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो फिर जो ये वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटली हायर वैल्यू आई है, तो ये किस वजह से आई है, क्वेश्चन ये है अब।
हमने स्पिन से हम क्या करते थे, अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड से ज़्यादा आती थी तो हम बोलते थे कि उसमें ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है इसलिए वो वैल्यू ज़्यादा आई है। लेकिन यहाँ तो हमने ऑर्बिटल का केस भी डिस्कस कर लिया, ऑर्बिटल की भी वैल्यू नहीं आई, तो अब क्या करें, फंस गए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस केस में क्या आता है आपका, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। क्या आता है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ओके, तो उस केस में आपकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ना वो इफेक्टिव, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट 1 माइनस अल्फा लैम्डा डिवाइड बाय डेल्टा। इस वजह से होती है, किस वजह से होती है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा ही है वो आती है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से। म्यू नोट क्या है यहाँ पर, नोट डाउन करो, म्यू नोट है स्पिन ओनली वैल्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, अल्फा कोई कांस्टेंट है, लैम्डा है आपका स्पिन ऑर्बिटल, ओके, स्पिन ऑर्बिटल कांस्टेंट, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन कांस्टेंट लिख लो, इंटरेक्शन कांस्टेंट। ओके, डेल क्या है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, क्या हो गया, म्यू नोट हो गया आपकी स्पिन ओनली वैल्यू, अल्फा कांस्टेंट हो गया, लैम्डा हो गया आपका स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट। इंटरेक्शन लिख दिया ना मैंने, कपलिंग लिख लो, कपलिंग इज मोर अप्रोप्रिएट, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट। ओके, देन क्या होगा, उनकी एनर्जी डिफरेंस हो गई। ओके, नाउ तो लैम्डा की जो वैल्यू होती है गाइस आपकी फॉर एक मिनट, जो D9 होता है आपका, ओके, और n की वैल्यू जो ग्रेटर देन 5 होगी तो उस केस में लैम्डा कैसा होता है आपका, नेगेटिव होगा। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड है। ओके, और जब आपका n आपका लेस देन 5 होता है तब लैम्डा आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। गॉट इट। नो, इस केस में कॉपर के केस में मेरा जो D9 है, D9 मतलब लैम्डा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है ना। जब ये मैं नेगेटिव वैल्यू उठा के रखूंगा ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, सो म्यू नोट के मल्टीप्लाई में कुछ और वैल्यू आएगी, तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है, हायर होती है एज कंपेरिजन टू द कैलकुलेटेड वैल्यू। गॉट इट। और क्रोमियम में लो होती है, क्रोमियम में लो क्यों होती है, क्रोमियम +3 की बात कर रहा हूं मैं, क्रोमियम +3 ना। क्रोमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 3d5। गॉट इट। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे सो एक यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, कितना बच गया, D3। ओके, सो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 ना। n की वैल्यू जब आपकी 3 हो गई सो लेस देन 5 हो गई, सो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो ये टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव, ये ओवरऑल टर्म क्या रहेगी, नेगेटिव। सो 1 में से कुछ नेगेटिव होगा, कुछ जाएगा, तो वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई तो म्यू नोट जब उससे मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी। सो दिस इज द केस। कॉपर का बहुत ही मस्त केस है, पूछा हुआ एक बार आप देख लेना, जून 2016 का, जून 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि कॉपर के केस में जो कैलकुलेटेड और हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो उसमें डिफरेंस क्यों आता है। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, काफी लंबा हो गया लेक्चर, मेरे को लग रहा है ऐसा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आपसे अगर पूछे कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है कि वो एक्सपेक्टेड है या नहीं एक्सपेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, आपको खाली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखनी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है T2G के अंदर तब तो एक्सपेक्टेड है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर नहीं कर रही है तो कैसे नहीं कर रही है, मतलब अगर वो इजी के अंदर है तब नहीं करेगा, या आपका T2G है या T2 है, या तो हाफ फील्ड हो या फिर एग्जैक्टली फुल फील्ड हो, उस केस में हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3, गॉट इट। सो आई होप समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट द, क्या बोलेंगे इसको,
मैग्नेटिक मूवमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वो लेंथेनॉइड में बनाएंगे। ओके, बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहता है कि लेंथेनॉइड में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके, कुछ एक्सेप्शनल केस भी है वहाँ पर, और क्वेश्चन जनरली एक्सेप्शनल केस में से ही आता है। ओके, सो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो हमारा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, या लेंथेनॉइड्स। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।